हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 शारीरिक की एक्सरसाइज और 4.5 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आज आपकी एक्सरसाइज 4.6 चलने वाली है। देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें कुछ समीकरण निकाय दे रखे होंगे। ठीक है, कुछ समीकरण निकाय ax + by + c 2 चर में भी हो सकते हैं और वो 3 चर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो समीकरण निकाय हमें गिवन होंगे। उन समीकरण निकायों को हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, यानी उन इक्वेशंस में जो भी हमारे वेरिएबल आ रहे हैं उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है आव्यूह विधि से। ठीक है, तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या उसका फॉर्मूला है, आइए उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारणिक और आव्यूहों के प्रयोग दोनों होंगे। आव्यूह का भी प्रयोग होगा और सारणिक का भी प्रयोग होगा। ठीक है, यानी समीकरण निकायों को आव्यूह विधि से हल करना। देखिए बच्चों, किस तरीके के हमें समीकरण निकाय दे रखे होंगे। समीकरण निकाय हमें इस एक्सरसाइज में आपको 2 तरीके के मिलेंगे, एक तो 2 वेरिएबल में और एक 3 वेरिएबल में। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल में होंगे तो 2 इक्वेशन होंगी और 3 वेरिएबल में होंगे तो 3 इक्वेशन होंगे और 3 उसमें वेरिएबल होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास माना समीकरण निकाय हैं, माना a1x + b1y + c1z बराबर मान लीजिए d1 कोई संख्या है, और a2x + b2y + c2z बराबर क्या आपका d2। और इसी प्रकार तीसरा समीकरण निकाय a3x + b3y + c3z बराबर d3। इस तरीके से ये हमें 3 समीकरण निकाय दे रखे हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक है, a1x + b1y + c1z = d1, और दूसरा है आपका a2x + b2y + c2 = d2, और थर्ड आपका है a3x + b3y + c3z = d3। इस तरीके से हमें 3 इक्वेशंस हमें दे रखी होंगी और इनको आव्यूह विधि से सॉल्व करके जो भी इनके अंदर वेरिएबल आ रहे हैं x, y, z, इनकी वैल्यू हमसे ज्ञात करवाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। देखिए इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे। देखिए यहाँ पे हम मानेंगे, यानी हम मान लें कि माना a बराबर हम यहाँ से एक आव्यूह बना लें इन x के, y के और z के गुणांकों की। ठीक है, यानी ये जो आव्यूह हम बनाएंगे मानकर वो x, y और z के गुणांक लेंगे। ठीक है, यानी ये यहाँ पे मान लीजिए a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। इस तरीके से हमने मान लिया x, y, z के गुणांक लेकर ये हमने मान लिया a बराबर एक आव्यूह है। ठीक है, और b बराबर हम क्या मान लेंगे, x बराबर मानिए पहले, और माना कैपिटल X बराबर एक आव्यूह हम मानेंगे इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल आ रहे हैं उनका। ठीक है, एक आव्यूह हमने किसका माना है, वेरिएबल के गुणांकों का, जो a1, a2, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 वालों का। ठीक है, x, y, z के गुणांक ले लिए एक आव्यूह के अंदर, और एक आव्यूह हम मानेंगे इन चर राशियों का, जो इसमें चर राशियाँ आ रही हैं x, y और z, यानी x, y और z। ठीक है, और एक आव्यूह हम मानेंगे b बराबर, जो बराबर में हमें जो वैल्यू दे रखी होंगी कांस्टेंट वैल्यू उनका। ये जो बराबर में d1 है, d2 है, d3 है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर 5, 7, 9 ऐसे करके कुछ हमें क्वेश्चन के अंदर नंबर दिए होंगे, तो एक आव्यूह मानेंगे हम इन कांस्टेंट वैल्यूज़ का। ठीक है, यानी यहाँ पर हम ले लीजिए आपका d1, d2 और d3 इस तरीके से। तो इन तीनों इक्वेशन से हमने 3 आव्यूह बनाए। ठीक है, पहला आव्यूह हमने माना इन चर राशियों के गुणांकों से कि a बराबर a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, और दूसरा हमने आव्यूह बनाया इन इक्वेशनों में जो चर राशियाँ आ रही हैं उनका।
तो x बराबर हमने ले लिया एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड तीन ही टाइप के तो वेरिएबल आ रहे हैं इनमें, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया जो बराबर में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हैं, वो हमने ले लिया b बराबर, तो d1 d2 d3। अब देखिए यहाँ से हम फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनको हम तीनों ऑब्जेक्टों को हम लिख सकते हैं ax बराबर b, क्या इन तीनों को ax बराबर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्यों, क्योंकि देखिए a की जगह लगाएंगे ये वाली वैल्यू, भाई a की जगह ये वाली ऑब्जेक्ट लगाएंगे आप, और x की जगह लगाएंगे आप एक्स वाई जेड। तो इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है a का और x का, यानी a और x। तो a की जगह a की ऑब्जेक्ट की वैल्यू और b की यानी x की जगह x वाली ऑब्जेक्ट, और जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होंगी ये इक्वेशंस। फर्स्ट रो का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त होगी यहाँ तक। फिर आप सेकंड रो का आप इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड वाले में, तो आपको सेकंड वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। और थर्ड वाले का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी, ठीक है। और बराबर b की जगह क्या आएगा, d1 d2 d3, तो वही तो है बराबर में d1 d2 d3, ओके। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी जो LHS में है, और बराबर b, और b की वैल्यू क्या है, d1 d2 d3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d1 d2 d3। तो एक तरीके से इनको इस फॉर्म में लिखने से हमें यही तो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कीजिए आप, दोनों ओर a इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, यानी दोनों ओर क्या करेंगे हम यहाँ पर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा ax में, और बराबर इधर a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा b में। तो देखिए a इनवर्स इंटू a, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेसिक के अंदर कि a इनवर्स इंटू a बराबर क्या होता है, i होता है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में सॉल्व करके क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, और इंटू x बराबर a इनवर्स b। अब देखिए i और x यानी किसी भी इकाई ऑब्जेक्ट का किसी अन्य ऑब्जेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा जिस ऑब्जेक्ट में हमने इकाई ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई किया है। तो i इंटू एक्स क्या होता है आपका x, i इंटू एक्स बराबर x, और बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया जहाँ से हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल्स के मान निकालेंगे। अब देखिए x की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, x की जगह पर आ जाएगा आपका x y और z, और कुल मिला के हमको करना क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था a बराबर, इसका हमें फाइनली a इनवर्स यानी व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और जब हम इस a का व्युत्क्रम ज्ञात कर लेंगे उसे हम यहाँ व्युत्क्रम की जगह पर पुट कर देंगे, और इनटू b, और b की वैल्यू क्या है, d1 d2 d3। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या होगा, जब a इनवर्स और b यानी a इनवर्स इसका निकालेंगे और b ये है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ बराबर x की जगह पर एक्स वाई जेड, ठीक है, और कंपेयर करके एक्स वाई जेड के हम मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप इन तीन टाइप की इक्वेशंस के वेरिएबल को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना। और ये कब ज्ञात किया जा सकता है, जब इस ऑब्जेक्ट की जो डिटरमिनेट वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, ओके। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, थोड़ा सा एग्जांपल आपको मैंने क्या बताया, 2 इक्वेशन वाला भी बन सकता है, 3 इक्वेशन वाला भी, ठीक है। ये फिलहाल मैंने आपको 3 इक्वेशन के बारे में समझा दिया है, और 2 इक्वेशन का भी सेम ऐसे ही है। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 2x2 का, इसमें ऐसे ले लेते हैं, चलो एग्जांपल बुक के अंदर दिया है। एग्जांपल नंबर 27 है, इसमें कहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। देखिए यहाँ समीकरण निकाय दे रखे हैं हमें, समीकरण निकाय इसमें हमको दिया है 2x + 5y = 7। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यानी पहला समीकरण निकाय हो गया, और दूसरा हो गया आपका 3x + 2y =
नहीं, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ 7, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इस समीकरण निकाय को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी जो मैंने आपको समझाया था वो 3 इक्वेशन में था, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में था। यहाँ देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये 2 चर राशियों की फॉर्म में है और 2 ही इसमें समीकरण निकाय हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण निकाय को हम लिख सकते हैं, ठीक, कैसे, यानी इस समीकरण निकाय को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कैसे? अभी जो मैं लिख के बताया था ax बराबर b की फॉर्म में, कैसे, ax बराबर b की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी, इसके गुणांक ले लीजिए, x का गुणांक यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं इसलिए x बराबर 2 ही वेरिएबल लेंगे, एक तो आपका x और एक आपका y, और आपका b बराबर ये जो बराबर में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हैं 1 और 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें a का जो a आव्यूह निकाला है हमने, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। क्या निकालना है, इन्वर्स। तो देखिए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स ज्ञात करने का पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है हमने, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ए, यही तो वैल्यू होती है ए इन्वर्स की। तो ए, इसका एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और फिर इसका डिटर्मिनेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और दोनों का आपस में डिवाइड करने से हमें ए इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेट वैल्यू निकालिए। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ 2 बचा, -5 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचा आपका 3 बचा। इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। ये डिटर्मिनेट ए बराबर आ गया आपका 15, -15 में से प्लस के 4 माइनस करिए आप, तो आपका बचेगा -11, ठीक है। तो अब देखिए इसका अस्तित्व है तो इसका एडजॉइंट फाइंड किया जा सकता है। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए इसके हमें पहले सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो 2/2 का है तो a11 a12 a21 a22, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस, ओके। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 आएगा, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 5 आएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका 2 आएगा। तो जो पहले 2 एलिमेंट होंगे ये आपके बनाएंगे C1 और दूसरे 2 एलिमेंट C2 बनाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से जो आव्यूह प्राप्त होगा वो क्या होगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 2 -3 और -5 2, ओके। इस तरीके से अब हमें निकालना है ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ए, ये तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए आप, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है 2 -5 -3 2 और अपॉन डिटर्मिनेट ए की वैल्यू कितनी है -11। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, ये हमारा ए इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है आपका x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालिए। अब तो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b, ठीक है। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका x y, ठीक है, और बराबर ए इन्वर्स की जगह पे ए इन्वर्स की वैल्यू अभी निकालिए। देखिए क्या है आपकी 2 -5 -3 2 और डिवाइड बाई -11। अब देखिए -11 का आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप आगे ले लीजिए -1/11, ठीक है, और इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ओके। तो x की जगह तो xy आ गया,
और बराबर ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू आ गई इनटू बी, बी की जगह क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या थी 1 और 7, तो 1 और 7। अब आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो एक्स वाई, तो माइनस के 1/11 तो ऐसे ही चलेगा, और आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 का करेंगे 1 में 2, और -5 का 7 में, तो माइनस के 7 पंजे 35, ठीक है। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 3 का करेंगे -3 का 1 में, तो -3, और 2 का 7 में, तो +14। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी x और ये y, तो इस प्रकार माइनस के 1/11, और इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस के 35 से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 33, और +14 से 3 जाएगा तो ये आपको बचेगा 11। ओके, अब देखिए ये जो 1/11 लिखा है, माइनस के 1/11, ये 11 का डिवाइड ही तो हो रहा है साहब व्यू में, तो आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, एक्स वाई बराबर -11 का डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, प्लस का 3 आएगा, क्योंकि 11 से तो कट जाएगा 33 3 बार, और माइनस प्लस, और जब 11 से 11 में भाग दोगे तो 1 बार, और ये माइनस, यानी माइनस का 1। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और y की वैल्यू -1, यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1। इस तरीके से आप x इज इक्वल टू a इनवर्स b से दिए गए समीकरण निकायों को हल कर सकते हैं, और वहाँ से उनकी चर राशियों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब मान लीजिए हो सकता है मैं 3/3 का दिया हो, तो बस इसमें एक इक्वेशन और बढ़ जाएगी नीचे, मान लीजिए 5x + 7y = 9, कुछ भी एक तीसरी इक्वेशन। तो करना वैसे ही है, यहाँ से a बनाएंगे तो वो 3/3 का बनेगा, x बराबर xyz आ जाएगा, ठीक है, और b बराबर कोई 3 कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगी। तो इसी प्रकार पहले उस a दिए गए आप a का क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे, और a इनवर्स की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ 2/2 में लगाई है, और b की जगह b का मान इनका मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, तो 3 हमारे पास रो मिल जाएंगी, और कंपेयर करके वहाँ से xyz के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप दिए गए समीकरण निकायों को आप भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं।